नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आराध्या एजुकेशन एकेडमी में। दोस्तों मैं हूं चंद्रसेन और आज आपको पढ़ाने वाला हूं इतिहास। हमें हिस्ट्री कहते हैं। हिस्ट्री शब्द कहां से उत्पन्न हुआ है, हिस्ट्री शब्द कहां से आया है तो जानते हैं। हिस्ट्री जो है एक ग्रीक लोग होते हैं। ग्रीक को हम हिंदी में यूनान कहते हैं। ये ग्रीक कहाँ है जानते हैं क्या आप लोग? जो ये ग्रीक है इसको यूनान कहा जाता है और ये यूनानी लोग होते हैं। ये यूनान देश के व्यक्ति हैं और इनको यूनानी या इसको यवन कहा जाता है। यवन कहा जाता है। तो ग्रीक हमारा किस यूरोप के अंदर, किस द्वीप के अंदर आता है दोस्तों? आप जानते हैं कि हमारे जो पूरी विश्व है या पूरा जो पृथ्वी है इस पे कितने द्वीप हैं जानते हैं क्या आप? द्वीप कितने हैं दोस्तों? द्वीप हमारा सबसे पहला हो गया एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, और दूसरा हो गया हमारा उत्तरी अमेरिका, और एक हो गया दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, और क्या हो गया अंटार्कटिका महाद्वीप। तो ये 5 प्रमुख महाद्वीप हैं। वैसे तो द्वीपों की संख्या बहुत है, लेकिन ये 5 महाद्वीप जो हैं वो बहुत बड़े द्वीप हैं। एशिया महाद्वीप जिसमें हम लोग रहते हैं, इसमें लगभग 50 कंट्री को जोड़ा गया है, यानी 50 कंट्री इसके अंतर्गत आती हैं। ये सबसे बड़ा महाद्वीप है। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है। ये यूरोप जो है ये हमारा एशिया महाद्वीप यानी हमारे महाद्वीप से जुड़ा हुआ द्वीप है। तो ये यूरोप जो द्वीप है इसके और हमारे एशिया महाद्वीप के बीच में कोई स्पष्ट सीमा रेखा नहीं है। इसीलिए कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि इतिहास में इसको यूरेशिया कह दिया जाता है, यानी एशिया और यूरोप को मिलाकर यूरेशिया कह दिया जाता है। तो दोस्तों ग्रीक यानी यूनानी लोग कहाँ के थे? यूरोप के थे। आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे, जाहिर सी बात है। तो दोस्तों आइए आगे देखते हैं। ये यूनानी लोग थे और ये यूनानी लोग कहाँ के थे? ग्रीक के थे। आगे चलते हैं दोस्तों। यूरोप महाद्वीप में कितने देश आते हैं? तो इस महाद्वीप में लगभग 50 देश आते हैं। और ये हमारा जो है मानते थे कि इतिहास जो है ईश्वर ने, मानव की उत्पत्ति ईश्वर से हुई है, लेकिन इस अवधारणा को विज्ञान ने बदल दिया। आप लोग जानते हैं कि पहले मानव कैसा हुआ करता था? बंदर की भांति। फिर मानव कुछ सीधा हुआ, फिर उससे सही हुआ, यानी मानव जो है आगे प्रगति करता रहा और वो मानव का रूप लेता रहा। इससे पहले मानव हमारा क्या था? बंदर था। क्या था दोस्तों? बंदर था। तो इस अवधारणा को खत्म कर दिया और मानव की उत्पत्ति बंदर से मानी जाती है। तो इतिहास को जानते हैं। इतिहास को हम कई पार्टों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। इतिहास जो है सबसे पहले इतिहास के कुछ जो लिपि है वो लिखित में मिलती है और कुछ जो लिपि है वो नहीं मिलती है। उसको हम पुरातात्विक सर्वेक्षण के आधार पे इतिहास मानते हैं। कौन है? इतिहास काल को हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। प्रारंभिक इतिहास यानी प्राचीन इतिहास, प्रारंभिक इतिहास भी इसे कहा जाता है, प्रारंभिक इतिहास भी इसे कहा जाता है, मध्य इतिहास और आधुनिक इतिहास। कौन कौन है 3? प्राचीन इतिहास या प्रारंभिक इतिहास, मध्य इतिहास और आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास हमारा जो है दोस्तों, शुरू करते हैं सबसे पहले यहाँ प्रागैतिहासिक काल से। प्रागैतिहासिक काल हमारा कब से माना जाता है? 50 लाख BC मतलब कि ईसा मसीह के जन्म से पूर्व। यानी BC 50 लाख ईसा पूर्व। ये कब तक होता है? 2500 BC, 2500 ईसा पूर्व तक हमारा प्रागैतिहासिक काल जाना जाता है। दूसरा हमारा दोस्तों है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल कब से कब तक माना जाता है? ये आद्य ऐतिहासिक काल माना जाता है हमारा 2500 BC से 1750 BC तक। कब से कब तक माना जाता है? 2500 BC से 1750 BC तक।
और हमारा ये ऐतिहासिक काल जो आ जाता है, इसको हम कई भागों में डिवाइड किया है। तो ये हमारा प्राचीन इतिहास काल जो आ जाता है, प्राचीन इतिहास काल या प्रारंभिक इतिहास काल माना जाता है 600 BC से 712 AD तक, AD मतलब ईस्वी। और ये हमारा माना जाता है 712 AD से 1707 AD तक, और ये हमारा माना जाता है 1707 AD से 1947 तक। तो दोस्तों आप लोग यहाँ तक तो जान चुके होंगे कि इतिहास को कितने पार्टों में डिवाइड किया गया है और कैसे इसको पढ़ा जाए, किस लिपि में। ये जो आदि इतिहास काल है, इसमें जो है लिपि तो है, इसमें लिपि तो है, लेकिन इसको पढ़ा नहीं जा सकता है। और इस आदि इतिहास काल में हमारा आ जाता है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु सही से लिख दे वरना आप लोग समझ नहीं पाएंगे। इसको कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता कब से कब तक माना जाता है? दोस्तों इसको इतिहास की कई सारी बुकों में इसको 3000 BC से 1750 BC तक माना जाता है, और कोई कोई बुक में इसको 2500 BC से 1750 BC तक माना जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल कितने भागों में, इसको भी कई भागों में डिवाइड किया है। ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक काल को पाषाण काल भी कहा जाता है। पाषाण काल मतलब, पाषाण किसको कहते हैं? पाषाण काल भी कहा जाता है। पाषाण का मतलब होता है, इसको यह संस्कृत शब्द से लिया गया है। पाषाण जो है हमारा संस्कृत शब्द है, इसका मतलब होता है पत्थर। तो ये पत्थरों का काल कहा जाता है पाषाण काल। पत्थरों का काल कहा जाता है पाषाण काल। और इसमें इसको हम 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। पुरा पाषाण काल, कौन कौन? पुरा पाषाण काल, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और कौन सा है आपका? नवपाषाण काल। नवपाषाण काल तो पुश करे होगा। पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरा पाषाण काल कब से, गलती होगी थोड़ा, 5 लाख से 50,000 BC तक। के का मतलब आप लोग समझते होंगे, के का मतलब होता है 1000। और ये हमारा माना जाता है 50 BC से 40 BC तक। नवपाषाण काल जो हमारा होता है, ये 40 BC से 40,000 ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व, 12 BC तक माना जाता है नवपाषाण काल। तो सबसे पहले जानते हैं पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल क्या होता है? पुरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन भाग हैं पुरा पाषाण काल में? निम्न पुरा पाषाण काल, निम्न पुरा पाषाण काल। तो इतना डीपली नहीं पढ़ाएंगे कि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं इसको भी 3, अगर हमारा अगला वीडियो आता है तो हम इसमें डीपली पढ़ाएंगे और इसको और अधिक गहनता से इसको हम पढ़ेंगे। तो इसके बाद हम लोग इसको यहीं पे समाप्त कर देते हैं और पढ़ते हैं, दूसरा पढ़ते हैं आदि ऐतिहासिक काल। दूसरा क्या हमारा है? दूसरा हमारा है, पहले पढ़ा प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में क्या पढ़ा आपने? प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, पुरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरा पाषाण काल को अभी आपने पढ़ा। पुरा पाषाण काल को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से भाग वो हैं? नंबर 1 है निम्न पुरा पाषाण काल और मध्य पुरा पाषाण काल, तथा दूसरा है उच्च पुरा पाषाण काल। तो निम्न पुरा पाषाण काल कब से? BC से लेके 50,000 BC यानी ईसा पूर्व तक माना जाता है। और जो दूसरा हमारा आ जाता है ये मध्य पुरा पाषाण काल। मध्य पुरा पाषाण काल 50,000 यानी 50,000 ईसा पूर्व से लेकर 40,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और जो उच्च पुरा पाषाण काल है वो हमारा 40,000 ईसा पूर्व से लेकर 12,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो इतनी चीज़ें हमने आज इसमें सीख ली है। दूसरा हमारा आ जाता है
मध्यपुरा पाषाण काल। मध्यपुरा पाषाण काल में क्या हुआ था दोस्तों? मध्यपुरा पाषाण, जैसे मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि जो हमारा प्रागैतिहासिक काल में जो हमारा पुरा पाषाण काल था, पुरा पाषाण काल में जो इंसान थे वो खाना बदोशी हुआ करते थे। खाना बदोशी मतलब उनको खाने से सिर्फ मतलब होता था, खाना बदोशी। खाना बदोशी का मतलब आप लोग समझते हैं? खाना बदोशी का मतलब होता है जो सिर्फ और सिर्फ खाने से मतलब रखते हैं और उनसे कुछ मतलब नहीं होता। जैसे छोटा बच्चा, इंसानों में अभी भी खाना बदोशी लोग होते हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है, उसको कुछ नहीं मतलब होता है, बस उसको खाना चाहिए बस, और उसको दुनिया के मोह माया से कोई मतलब नहीं होता है। तो ऐसे ही खाना बदोशी लोग होते थे, बस खाने पे ही वो निर्भर रहा कर। आखेट मतलब शिकार करना। इनके दो मुख्य कार्य थे। नंबर 1 खाना बदोशी यानी खाना को खाना और एकत्रित करना, और आखेट मतलब शिकार करना। इसके अलावा वो कुछ नहीं करते थे। और दोस्तों इसी काल में, पुरा पाषाण काल में ही उन्होंने आग की खोज कर ली थी। यानी वो आग को जलाकर खाना अपना पका लिया करते थे। आग की खोज इसी काल में, पुरा पाषाण काल में हो चुकी थी। मध्यपुरा पाषाण काल। मध्यपुरा पाषाण काल में मानव ने क्या क्या सीखा था? मानव ने इसमें भी वो आखेट मतलब शिकार करता था, आखेट एवं पशुपालन, और वो पशु का पालन करने लगा था। पशुपालन। आप लोग जानते हैं कि मनुष्यों ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया? इस मनुष्यों का सबसे पहले जो पालतू पशु था वो कौन सा था? तो दोस्तों ये था कुत्ता। मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ता को अपना पालतू पशु बनाया था, और वो कब बनाया था? मध्यपुरा पाषाण काल में। दोस्तों ये चीज़ें आपको कभी भूलनी नहीं चाहिए। जैसा कि हमारे थंबनेल ने बताया कि, तो इसमें ये है कि जो हमारा पुरा पाषाण काल है और मध्यपुरा पाषाण काल और नवपुरा पाषाण काल। तो पुरा पाषाण काल में मनुष्य ने आग की खोज करना सीख गया था, यानी वो शिकार करता था। और ये जो मध्यपुरा पाषाण काल है ये आखेट, और इसमें खेत एवं पशुपालन करता था। इसी, और ये कब से कब तक है मध्यपुरा पाषाण काल? 12,000 BC से लेकर 7,000 ईसा पूर्व तक है। दोस्तों के का मतलब तो आप लोग समझते ही होंगे। के का मतलब क्या होता है? के का मतलब होता है हजार। यूट्यूब का ज़माना है, सभी लोग जानते हैं कि के का मतलब क्या होता है, हजार होता है। तो इससे आप लोग मतलब हमने डायरेक्ट लिख दिया है के, हजार नहीं लिखा है इसकी जगह। 12,000 BC से 7,000 BC तक। तो इस मध्यपुरा पाषाण काल में मनुष्य मानव ने क्या किया? ने मछली पकड़कर शिकार करके खाता था और सामग्री को एकत्रित करता था, यानी खाद्य सामग्री एकत्रित करता था। थोड़ी राइटिंग हमारी सही नहीं है इसलिए। तो दूसरा है हमारा पशुपालन, और पशुपालन के साथ सबसे पहले कहाँ मिले हैं? राजस्थान के बागोर और MP के आदमगढ़ जिले से मिले हैं। साक्ष्य के इसमें मध्यपुरा पाषाण काल में है, वो कहाँ से मिले हैं? राजस्थान के बागोर और आदमगढ़ से मिले हैं। दूसरा है स्थायी निवास। इसी काल में स्थायी निवास यहाँ का जो पुरा पाषाण काल का जो मानव था वो स्थायी निवास बना के रहने लगा था इसी काल में। मातृ देवी की उपासना भी इसी काल के साक्ष्य मिले हैं। और स्थायी निवास के साक्ष्य कहाँ मिले? प्रतापगढ़, यूपी के प्रतापगढ़ से मिले हैं। ये आपकी क्या है? सिंधु नदी। इसके बारे में आपको हम आगे बताएंगे। सबसे पहले बताया नवपुरा पाषाण काल में। नवपुरा पाषाण काल में क्या हुआ था? यहाँ पे मानव जैसे रहता था हमारा। मानव की उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ पाई गई? मानव सबसे पहले कहाँ पे पाया गया था? मानव जो है सबसे पहले अफ्रीका में पाया गया था। यानी मानव का पालना किस देश को कहा जाता है? तो वो अफ्रीका को कहा जाता है। मानव सबसे पहले मानव की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? अफ्रीका में हुई थी। तो अफ्रीका जो है, अफ्रीका कहाँ पड़ता है विश्व में? आपका विश्व का मैप आपने देखा होगा, तो अफ्रीका यहाँ पे पड़ता है। तो नवपुरा पाषाण काल में क्या हुआ था? मानव जो है यहाँ पे नवपुरा पाषाण काल में एक और चीज़ है कि यहाँ पे जो पत्थर थे, पत्थर और हड्डियों से निर्मित औजारों का यूज़ करने लगा था। और इसी काल में जो है मनुष्यों ने यहाँ पे झगड़ा कर दिया
दूसरे मनुष्यों से, दूसरे मानवों से झगड़ा हुआ और ये जो अफ्रीका है यहाँ के लोगों ने कुछ मानवों को खदेड़ दिया यहाँ से लड़ाई करके। फिर यहाँ पे मानव यहाँ पे रुकने लगे और ये इलाका कौन सा है, ये इलाका आता है पाकिस्तान का। तो दोस्तों जब मनुष्य यहाँ पे आया और यहाँ पे रहने लगा तो उसको खाने का तो कुछ था नहीं। पहले वो क्या करता था, पहले वो जानवरों को मार के खाता था और सब चीज़ों को खाता था, लेकिन बाद में जब वहाँ से आ गया तो उसको खाने का कुछ यहाँ पे नहीं मिला। ये सिंधु नदी के किनारे पड़ता है। यहाँ पे मानो जब आया तो वो क्या किया, कुछ नहीं, वो भूखा बेचारा क्या करता। तो दोस्तों यहाँ पे जब मानव आया तो उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। वो करता क्या बेचारा, भूखा रहता। उसने सर पटका, पर सर पटका देखा क्या निकला, वहाँ से घास फूस खा के देखा तो अच्छा नहीं लगा। फिर देखा उखाड़ा, वहाँ पे एक जड़ थी, जड़ को उखाड़ा तो गाजर निकली, गाजर मूली ये सब निकला, कंद मूल फल खाए। फिर उसको बहुत टेस्टी लगा। फिर कहा अरे ये तो बहुत अच्छा है। फिर जब उसको अच्छा लगने लगा तो फिर वो बार बार सब चीज़ों को खोज करने लगा। फिर यहाँ पे इसी काल में, नवपाषाण काल में ही क्या हुआ था, खेती करना इंसान ने सीखा था। क्या, कृषि करना। इसी काल में, नवपाषाण काल में मनुष्य ने सबसे पहले खेती करना सीखा था। दूसरा था पशुपालन। तो पशुपालन भी मध्यपुरा पाषाण काल में भी कुत्ते को पालतू बनाया था, लेकिन जो मेन उसका पशु था वो यहाँ पे सबसे पहले सुव्यवस्थित तरीके से यहाँ पे पशुपालन उसने करना सीखा, पशुपालन करना सीखा था इसी काल में। तीसरा है दोस्तों पत्थर को घिसकर हथियार बनाना इसी काल में सीखा था। पत्थर को घिसकर हथियार बनाना इसी काल में सीखा था। पत्थरों को इस नवपुरा पाषाण काल में जो है, इसमें पत्थरों को, छोटे छोटे पत्थरों को औजार बनाया करते थे। पुरा पाषाण काल में वो बहुत बड़े बड़े पत्थरों को यूज किया करते थे। मध्यपुरा पाषाण काल में उससे थोड़ा छोटे पत्थरों का यूज किया, लेकिन ये नवपुरा पाषाण काल जैसे ही आया तो यहाँ पे पत्थरों को घिस कर उनको छोटे आकार में उनको बनाना शुरू किया। और इसी काल में दोस्तों जब उन्होंने खेती करना सीख लिया, नवपुरा पाषाण काल में जब मानव ने खेती करना सीख लिया तो वो वहाँ पे अनाज होने लगा। यानी सबसे पहले उन्होंने किस अनाज को उगाया था, तो सबसे पहले इसी पुरा पाषाण काल में उन्होंने जौ को उगाया था। और नवपुरा पाषाण काल में ही खेती के सबसे पहले साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, खेती के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, वो मिलते हैं मेहरगढ़ से मिलते हैं। ये पाकिस्तान में है और इसी से मेहरगढ़ से खेती के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों जैसे ही यहाँ के मनुष्यों ने खेती करना शुरू किया और खेती में उन्होंने अनाज वगैरह उगाना शुरू किया, तो अब वो अनाज ले कैसे जाते, यानी उनका संग्रह भी इसी में किया जाता था। उनको जैसे है तो उनका जो यहाँ के लोग थे तो खाद्य पदार्थ को एकत्रित भी किया करते थे। तो उस जो हमारा अनाज था उसको ले कैसे जाते, तो क्या उसको अंजूरा में भर के तो ले नहीं जाते या झोली में भर के तो ले नहीं जाते। तो इसके लिए जो है उन्होंने क्या बनाया, इसी में पहिए का आविष्कार किया और इसी में मटके किया करते थे। मटके जैसे, तो सबसे पहले उन्होंने थाली टाइप में बनाया, उसमें जैसे कुछ सामान रख दिया थाली, और उसके बाद थोड़ा इसको और मोड़ दिया तो ऐसे बन गया, और थोड़ा और मोड़ दिया तो ये एक भांड बन गया। भांड यानी मनका जिसको बोला जाता है। तो इसी में नवपुरा पाषाण काल से ही मनके का भी यानी मटके का भी एक साक्ष्य मिला है। तो मृदभास यानी मृद भांड भी इसे कहा जाता है, इसे मटका कहा या मृद भांड कहा जाता था। तो इसी काल में साक्ष्य प्राप्त होते हैं और इसी नवपुरा पाषाण काल में ये मानव काल कहा जाता है। इसी में उन्होंने जो है सामाजिक तरीके से रहना, सुगठित तरीके से रहना सीख गए थे। गांव मतलब के लोगों ने जौ और गेहूं, खजूर आदि चीज़ों को उगाना शुरू किया था इसी काल में। और सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, चावल के साक्ष्य दोस्तों यूपी के कोलडीहा से मिले हैं। कहाँ से, यूपी के कोलडीहा इलाहाबाद से 600 BC ईसा पूर्व चावल के साक्ष्य मिले हैं यहाँ से। और यहीं पे कश्मीर के बुर्ज होम में, क्योंकि यहाँ पे कुत्ते को पालतू पशु बनाते ही थे, और यहीं पे नवपुरा पाषाण काल में ही कुत्ते को और उसके मालिक के साथ दफनाया हुआ साक्ष्य मिला है। वो कहाँ से मिला है, कश्मीर के बुर्ज होम से। दोस्तों कहाँ पे है,
कश्मीर के बुर्ज हो आद्य इतिहास काल के बारे में, आद्य प्रोटो हिस्टोरिक एज, आद्य ऐतिहासिक काल। दोस्तों इस ऐतिहासिक काल में लिपि तो है लेकिन इसको पढ़ा नहीं जा सकता है। क्या है इसमें? लिपि तो मिली है लेकिन इसको पढ़ा नहीं जा सकता है। लिपि तो है बट पढ़ा नहीं जा सकता। इस ऐतिहासिक काल में लिपि तो है लेकिन इसको पढ़ा नहीं जा सकता है। इसमें क्या हमारा आता है? सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता कब से कब तक? दोस्तों ये है हमारा 2500 BC से लेकर 1750 BC तक सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जाना जाता है। चलिए दोस्तों इसके बारे में समझते हैं आगे क्या क्या होता है। आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में हमारा आ जाता है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की जब भी बात आती है तो इसको जानना चाहेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता ही क्यों कहा जाता है। इसको सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे इसके साक्ष्य मिले हैं। सिंधु नदी हमारी कहाँ से कहाँ तक आती है? और इसके साक्ष्य कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं? नंबर 1 यहाँ पे है मांडा जो कश्मीर में आता है, और यहाँ पे है सुत कांगे डोर, सुत कांगे डोर ये पाकिस्तान में पड़ता है। हड़प्पा सभ्यता आता है इसी में, और आता है मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो मतलब मृतकों का टीला। दूसरा यहाँ पे हमारा आ जाता है आलमगीर नगर, आलमगीरपुर, और यहाँ पे हमारा आ जाता है डायमाबाद। तो इतिहासकारों ने इसको जो है त्रिकोणीय आकार का सिंधु घाटी सभ्यता बताया। त्रिकोणीय आकार इसमें क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये त्रिकोणीय आकृत है। और इसकी कितनी की जानकारी किसने दी थी? सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी चार्ल्स मैनसन ने दी थी। चार्ल्स मैनसन उस समय जो अंग्रेज थे उन्होंने दी थी। और इसका सर्वेक्षण सबसे पहले किसने किया था? सर्वेक्षण मतलब सबसे पहले कि इसको कहाँ से कहाँ तक इसकी खुदाई की जाए, कहाँ से कहाँ तक सिंधु घाटी सभ्यता मिलेगी। तो इसकी सबसे पहले कनिंघम थे, उन्होंने इसकी सबसे पहले सर्वेक्षण की जानकारी दी। और खुदाई के अधिकारी एक थे जॉन मार्शल, क्योंकि वो चूंकि अधिकारी थे तो वो खुदाई तो कर नहीं सकते थे। तो खुदाई के लिए किसको नियुक्त किया गया था? सबसे पहले दयाराम साहनी को। दयाराम सर्वेक्षण सबसे पहले किसने किया था? सर्वेक्षण सबसे पहले किसने किया था इसका? तो सर्वेक्षण सबसे पहले कनिंघम ने किया था। कनिंघम। और दोस्तों इसकी सबसे खुदाई के जो अधिकारी थे, जो इसका एक होता है ASI के बारे में आप लोग जानते हैं क्या होता है? ASI ये होता है आर्कियोलॉजिकल सर्वेक्षण ऑफ इंडिया, यानी भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण। तो इसी के अंतर्गत ये लोग जो है काम करते थे। इसमें जो है भारत के पुरातात्विक चीज़ों को खोजना और उनको अध्ययन करना और उनका जो है संरक्षण करना इसी के अंतर्गत आता है। तो ये जो अधिकारी थे इनके ये सर्वेक्षण थे, और जो इसके खुदाई के जो अधिकारी थे वो थे जॉन मार्शल। खुदाई के जो अधिकारी थे वो कौन थे? सर जॉन मार्शल थे। तो इन्होंने सबसे पहले खुदाई के लिए आदेश दिया और बोला कि जाइए आप, दयाराम साहनी जी आप जाइए और खुदाई कराइए कि यहाँ पे क्या क्या साक्ष्य मिलते हैं। और बोला कि खुदाई के लिए ये नहीं कि आप जाइए वहाँ पे जोत दीजिए सब जाके। जोतना नहीं था दोस्तों, जोतना नहीं था, उनको ऐसी चीज़ निकालना था जो मतलब साक्ष्य मिले। और उन्होंने बोला कि जो बहुत ही मजबूत यानी कठोर चीज़ हो उसको तोड़िया फोड़िएगा नहीं, सिर्फ खुदाई करिएगा और जो भी निकले वो लाइएगा।
तो उन्होंने हड़प्पा सभ्यता कहलाती है। हड़प्पा कहाँ पे पड़ता है? तो हड़प्पा यहाँ पे पड़ता है। हड़प्पा, हड़प्पा जो ये पाकिस्तान में है और ये रावी नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। तो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खुदाई दयाराम साहनी ने सन 1921 कब किया था? हड़प्पा सभ्यता की खुदाई दयाराम साहनी, दयाराम साहनी 1921 यानी 1921 में दयाराम साहनी ने इसकी खुदाई की। और उसमें क्या क्या साक्ष्य मिले थे? तो सबसे पहले रावी नदी के किनारे ये है और इसमें जो है कुम्हार का चाक क्या मिला यहाँ से? हड़प्पा सभ्यता कुम्हार का चाक। तो यहाँ पे जो कुम्हार लोग हुआ करते हैं वो कौन से होते हैं? कुम्हार लोग जो होते हैं वो कौन से लोग होते हैं? वो लेबर ही तो होते हैं या मजदूर ही तो होते हैं। तो यहाँ से चाक कौन सा? कुम्हार का चाक, कुम्हार का चाक। और यहीं पे क्या मिला है? लेबर आवास यानी मजदूरों का आवास, मजदूर यानी श्रमिक आवास यहीं पे मिले हैं। दूसरा कौन सा हमारा हो जाता है? अन्नागार। अन्नागार क्या होता है? जानते हैं आप लोग अन्नागार क्या होता है? अन्नागार होता है जो हमारा अन्न होता है उसका भंडारण करना। अन्नागार, अन्न का भंडारण करना यानी बड़ी बड़ी जो घर में जो नहीं अभी आपको बताया गया था कि जो थाली टाइप में और उसको बड़ा कर दिया तो वो मांड बन गया था। इसी मांड को अन्नागार कहा जाता है। यानी बड़े बड़े जो भंडार हुआ करते थे अनाजों को भरने के लिए, इसी को अन्नागार कहा जाता है। और यहीं से हमारा मिला है ओखली। क्या मिला है? ओखली। किस लिए? ओखली क्या होता है? जो धान को कूटा जाता है वो ओखली होता है। यहीं से ओखली मिला है। और यहीं से हमारा मिला है ताबूत। क्या मिला है? ताबूत क्या होता है? ताबूत, ताबूत ये होता है कि ताबूत में एक बक्से टाइप का होता है और इसी में जो है लाशों को मतलब पैक करके मिट्टी के अंदर मतलब बहुत से अच्छे से उनको, जैसे कि किसी को बढ़िया घर वर बना के अंदर मिट्टी के अंदर खोद के उसको बहुत अच्छे से रख दिया जाता है। इसी को ताबूत कहा जाता है, पटोटा बिछा के। ठीक है। और दूसरा हमारा यहाँ यहीं से मिला RS 37 यानी RS 37 नाम का कब्रिस्तान भी यहीं से मिला है। RS 37 कब्रिस्तान यहीं से। दोस्तों क्या मिला है? हाथी की खोपड़ी। हाथी नहीं मिला दोस्तों, यहाँ पे हाथी की खोपड़ी मिली है। हाथी की खोपड़ी यहीं से मिली है। और क्या मिला है? एक सिंघी यानी एक श्रृंगी जानवर मिला है। क्या होता है एक श्रृंगी जानवर? एक श्रृंगी जानवर वो होता है, ये ना ही बैल होता है, ना ही ये बैल होता है और ना ही ये सांड होता है। ये कुछ बैल टाइप में ही एक जानवर है जिसकी सिर्फ एक सींग थी। इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिल पाया कि ये जानवर कौन सा था, लेकिन ये एक श्रृंगी जानवर इसको बोल दिया गया। और इसी की मोहरें, इसी एक श्रृंगी जानवर की मोहरें जो होती थी वो मोहरें पाई गई हैं। और उन मोहरों का यूज कहाँ पे होता था? इसी प्रोटो हिस्टोरिक एज में जो सिंधु घाटी सभ्यता था, इसी में जो है उन मोहरों का यूज किया जाता था, व्यापार किया जाता था। इसी में व्यापार किस चीज़ का होता था? पत्थरों का और हड्डियों से बने औजारों का, यही सब इस एज में जो है सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ते तो बहुत हैं इस हिस्ट्री सिंधु घाटी सभ्यता को। ऐसा कोई आपने देखा होगा कई सारे वीडियो बनाए गए हैं जिनको आप पढ़ते हैं, लेकिन उसको बहुत जल्दी ही भूल भी जाते हैं। ये जितनी जल्दी आप इसको याद करते हैं और उतनी ही जल्दी इसको भूल जाते हैं। तो इसको याद करने की एक ट्रिक मैंने बनाई है कि किस तरीके से इसको याद किया जाए, तो बताते हैं क्या है। तो इसको हम याद करते हैं सम को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? ऐड कहते हैं, मतलब जोड़ना। ठीक है। सम का मतलब होगा सुत कांगे डोर। सुत कांगे डोर कहाँ पे है? भूल गए आप? अभी तो आपको बताया था। सुत कांगे डोर जो हमारा पाकिस्तान में है। ठीक है। और ये किस नदी के किनारे है? क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो किस लिए कही गई है? सिंधु नदी के किनारे है। और सिंधु नदी से ही कई सारी नदियां मिलती जुलती हैं, जैसे कि चिनाब हो गई, रावी हो गई, ये सारी नदियां इसी में मिल जाती हैं। जबकि इसको हम सिंधु घाटी सभ्यता ही बोलते हैं। चिनाब सभ्यता क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि मेन हमारी सिंधु ही नदी है।
तो इसीलिए हम इसको सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं, चिनाब या रावी नदी सभ्यता नहीं बोलते हैं। तो हमारा जो सुत कांगे डोर है ये हमारा कहाँ पे है? ये हमारा डास्क नदी पे है। कहाँ पे है? डास्क नदी पे, डास्क नदी के किनारे है। तो सम मतलब ऐड, सम मतलब सुत कांगे डोर और मा मतलब मांडा, ए मतलब आलमगीरपुर और डी मतलब डायमाबाद। ठीक है, क्या क्या हो गए? 4 हमारे प्रमुख। वैसे तो यहाँ पे जो सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं और यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख जो है, क्या इसकी विशेषता, प्रमुख विशेषता क्या थी? नगरीय व्यवस्था यानी शहरीकरण। क्योंकि आज से लगभग यानी 25 साल, 25,000 BC मतलब 25,000 सॉरी गलत हो गया, 2500 ईसा पूर्व, 2500 BC यानी 2500 ईसा पूर्व यहाँ पे जो है सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। तो 2500 BC पूर्व क्या हो गया? पुश करो थोड़ा। 2500 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता, और कब से कब तक माने 1750 BC तक है। और सबसे पहले इसकी प्रमुखता क्या थी? नगरों का विस्तार, यानी नगर यहाँ पे बहुत होते थे। नगर और शहरों का विकास यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ था। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है कितने शहर पाए गए हैं? लगभग पाए गए हैं सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत। और 200 शहर जो है गुजरात से पाए गए हैं। सबसे ज़्यादा शहर कहाँ पे मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के? गुजरात से। बता रहे थे आपको कि जो मेन हमारे जो, वैसे तो बहुत सारे हैं इसके शहर, तो मेन हमारे जो शहर हैं या मेन जो हमारे इसके स्थान मिले हैं वो है कौन? सुत कांगे डोर, और एक है मांडा, दूसरा है आलमगीरपुर, और तीसरा है जो है डायमाबाद। ये सुत कांगे डोर डास नदी के किनारे पर है, और ये जो मांडा है ये जम्मू कश्मीर में है, और ये किस नदी के किनारे पर है? चिनाब नदी के किनारे। और तीसरा जाता है आलमगीरपुर। ये आलमगीरपुर कहाँ पे है? ये आलमगीरपुर है हिंडन नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे। डायमाबाद हमारा जाता है, डायमाबाद हमारा कहाँ पे है? ये हमारा डायमाबाद जो है मेरठ में दोस्तों आते हैं इस सम ऐड का हम विस्तारित बताते हैं, ताकि आप कभी इससे भूले ना और आगे जो है याद रहे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछा जा चुका है और लोग भूल जाते हैं। तो सम का मतलब होता है सुत कांगे डोर, सुत कांगे डोर ये स्थान है। और ये है जो मांडा, मांडा कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। सुत कांगे डोर कहाँ पे है? पाकिस्तान में। ठीक है, पाकिस्तान में। किस नदी के किनारे पे है ये डास्क नदी के किनारे पर है। और ये जो ए हमारा आ जाता है और डी, ए मतलब हमारा आ जाता है आलमगीरपुर, आलमगीरपुर कहाँ पे हमारा है? यूपी में आता है, मेरठ दिल्ली के साइड में लगभग। ये अभी आपको हमने मैप बना के दिखाया ही था कि ये यहाँ पे हमारा जो है ये हमारा यूपी है इतना, और यहाँ पे मेरठ है, मेरठ पे हमारा ये आ जाता है आलमगीरपुर। यहाँ पे मांडा आ जाता है, यहाँ पे सुत कांगे डोर आ जाता है, और यहाँ पे हमारा ये आ जाता है डायमाबाद। तो ये हमारा आ जाता है डायमाबाद, यानी डच है पर भारत में नहीं है। क्या समझे इससे? डच है पर भारत में नहीं है, यानी ये जो स्थान है ये भारत में नहीं है, ये जो स्थान है भारत में नहीं है, यानी डच है पर भारत में नहीं। डच का मतलब क्या हो गया? जो सम यानी सुत कांगे डोर है ये हमारा डच यानी यानी डास नदी पर है। कहाँ पे है? डास नदी पर। ये जो मांडा है ये हमारा मांडा जो है चिनाब नदी पर है, चिनाब नदी के किनारे है। और जो हमारा आलमगीर नगर है ये हिंड यानी हिंडन नदी के किनारे पर है, हिंडन नदी के तट पर है। और जो हमारा आलमगीर ये डायमाबाद आ जाता है, डायमाबाद मतलब पर, यानी परवरा नदी,
परवरा नदी के किनारे पर है। दोस्तों ये ट्रिक आपको सही लगी होगी, अब जाहिर सी बात है आप भूलेंगे नहीं कभी। क्या हो गया? सम ऐड, सा मतलब सूतकांगे डोर, मा मतलब मांडा, ए मतलब आलमगीरपुर, डी मतलब डायमाबाद। डच है पर भारत में नहीं है। क्या? डच है पर भारत में नहीं है, यानी ये 4 स्थान जो हैं वो भारत में नहीं है, यानी ये पाकिस्तान में है। क्योंकि भारत के तो हम अभी आपको पढ़ेंगे कौन कौन से स्थान हैं। बाद में सबसे ज़्यादा गुजरात में स्थान पाए गए हैं इसके, सिंधु घाटी सभ्यता के, जबकि पाकिस्तान में भी कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि ये कहाँ पे हैं। तो ये हमारा जो है, ये हमारा पश्चिम है, और ये हमारा कहाँ पे है, ये हमारा पड़ जाता है उत्तर, और ये दक्षिण, और ये पूरब। तो ये जो सूतकांगे डोर है ये पश्चिम में पाकिस्तान प्रांत। तो हेडिंग डालते हैं सबसे पहले हड़प्पा। हड़प्पा, हड़प्पा के बारे में बता देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि हड़प्पा जो है ये बहुत ही परीक्षाओं में पूछा जाता है। हड़प्पा जो हमारा है किस नदी के किनारे पर है? किस नदी के किनारे पर है बताइए। ये है रावी नदी के किनारे पर। बहुत जल्दी भूल जाते हैं आप लोग। ये हमारा रावी नदी के किनारे पर है। इसकी खोज किसने की थी? खोज करना मतलब क्या है? किसी चीज़ को, ये केमिस्ट्री थोड़ी ना है जो किसी चीज़ को हम उसमें मिलाया और खोज कर दिया है, व्युत्पन्न कर दिया। ये खोज का मतलब जानकारी निकालना है, इसकी जानकारी देना। तो इसकी सबसे पहले जानकारी किसने दी थी? दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने 1921 क्या है? बीसी है क्या है ये? 1900 ईस्वी में, ईस्वी में, ठीक है, 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने। अभी आपको हमने बताया था कि जो ये सिंधु घाटी सभ्यता है इसका जो है जानकारी किसने दी थी? तो चार्ल्स मैनसन ने। क्या इसकी जानकारी किसने दी थी? चार्ल्स मैनसन ने। सर्वेक्षण किसने किया था इसका? कनिंघम ने। किसने किया था? कनिंघम ने। और खुदाई के अधिकारी कौन थे? खुदाई के अधिकारी थे सर जॉन मार्शल। कौन थे? सर जॉन मार्शल। और इसकी खुदाई किसने की थी? क्योंकि वो सर जॉन मार्शल एक अधिकारी थे, वो तो खुदाई करने जाएंगे नहीं, तो इसकी खुदाई की थी दयाराम साहनी ने सन 1921 ईस्वी में, यानी 1921 ईस्वी में। और इस हड़प्पा सभ्यता से हमको मिला क्या क्या मिला? कि अनाज रखने का जो स्थान होता है, अनाज रखने का जो भी भंडारण करता होता है वो, और मातृ देवी की मूर्ति इसमें मिली थी। क्या मिली थी? मातृ देवी की मूर्ति। क्या क्या दोस्तों मिला था? नंबर 1 हमारा इसमें मिला था कुम्हार का चाक, श्रमिक का आवास यानी मजदूरों का आवास, और अन्नागार। नंबर 3 है मातृ देवी की मूर्ति। चौथा क्या मिला था? ताबूत मिला था, और ओखली मिली थी। ठीक। RH-37 जो भी जल्दी ही में मिला है, RH-37 जो है कब्रिस्तान मिला था। RH-37 नाम का एक कब्रिस्तान मिला था। और क्या मिला था? हाथी की खोपड़ी मिली थी। और एक मोहर मिली थी जिसको हम क्या बोलते हैं? एक श्रृंगी, यानी एक सिंघी जो हमारा एक जानवर था वो मिला था। दोस्तों इसके बारे में जान चुके हैं हम लोग। अब देखते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। मोहनजोदड़ो क्या होता है? नंबर 2 है मोहनजोदड़ो। ये राखल दास बनर्जी 1921 से नहीं, 1922 से लेकर 1923, 1922 में इसको ज़्यादातर लिखा मिलेगा आपको, 1922 में की थी। ठीक है। तो इसमें कौन कौन से साक्ष्य मिले हमको? ये किस नदी के किनारे पर है? हड़प्पा सभ्यता कौन सी नदी के किनारे पर था? रावी नदी के। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे पर है? सिंध नदी के किनारे पर। सिंध नदी के किनारे पर। इसकी खोज किसने की? राखल दास बनर्जी ने। इसमें कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं? नंबर 1 हमको साक्ष्य क्या मिला इसमें? पुरोहित आवास। इसमें भी जो है आवास मिले हैं, जो इंसान रहता था, जो मानव इसमें रहता था, वो आवास में बनाकर स्थिर रूप से रहने लगा था, तो आवास इसमें मिले हैं। और क्या मिला? स्नानागार। दोस्तों जो मोहनजोदड़ो है इसमें स्नानागार मिला है। मोहनजोदड़ो को हम
और भी जानते हैं, इसको हम कहा जाता है मृतकों का टीला। टीला। मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। इसमें जो है मृतक यानी लाशों का जो कंकाल है बहुत ज़्यादा मात्रा में इसी में मिले हैं, तो इसको मृतकों का टीला कहा जाता है। और ये जो है सिंध नदी के किनारे पर है। इसमें सबसे पहले क्या साक्ष्य मिला हमको? आवास। आवास मिला। ठीक है, पुरोहित आवास। दूसरा क्या मिला? स्नानागार। स्नानागार। पुरोहित आवास। आवास और दूसरा है स्नानागार। स्नानागार। गाय। तीसरा हमको क्या मिला इसमें? अन्नागार। अन्नागार आप लोग तो बताया था अभी कि हमको वहाँ पे मिला था हड़प्पा सभ्यता में। आपका सभ्यता में मिला था। लेकिन वहाँ पे जो अगर परीक्षाओं में आप लोगों से पूछ लिया जाए कि अन्नागार कहाँ पे बड़े मिले हमको, बड़ी मात्रा में, यानी कहाँ पे मिले? तो मिले हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में, क्योंकि जो वो हमारा हड़प्पा में मिला था वहाँ पे अन्नागार जो हमारा छोटे हुआ करते थे, जो अनाज रखने के स्थान थे वो वहाँ पे छोटे थे, यहाँ पे जो है बड़े स्थान मिले हैं। और हमारे यहाँ इसमें यहाँ से क्या क्या मिला है? कुआं मिला है, कुआं। ठीक है, और मिला है सूती वस्त्र। सूती वस्त्र। वस्त्र। सूती वस्त्र किस चीज के बने होते हैं? सूती वस्त्र सूत के बने होते हैं। और सूत किससे बना होता है? बना हुआ होता है। तो इस जो है मोहनजोदड़ो में कपास का भी साक्ष्य मिला है, यानी यहाँ के लोग जो थे कपास की खेती करना भी जानते थे। और इसी को, कपास को, यूनानी लोगों ने क्या बोला है? यूनानी लोगों ने इसी कपास को सिंडन कहा है, और इस सभ्यता को सिंडन सभ्यता के नाम से जाना गया है। यूनानियों ने इस सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता को सिंडन सभ्यता से क्या मिला? यहाँ पे, चौड़ी सड़क। यहाँ पे जो मकान बना हुआ करते थे, मकान जो बने हुए होते थे यहाँ पे एक चौड़ी सड़क से जुड़े हुए होते थे, जैसे आजकल शहरों में होता है, ज़्यादातर चौड़ी सड़कें मिलती हैं, तो ऐसे होते थे यहाँ पे। ठीक है, और क्या है? शिव की मूर्ति। यहाँ पे शिव की मूर्ति भी मिली है। शिव की मूर्ति यानी, तो वहाँ पे कैसे जाना कि शिव है, कौन है, कैसे क्या है? तो कैसे जाना गया कि ये शिव हैं या कौन से भगवान हैं? तो वहाँ पे जैसे बहुत सारे जानवरों या बहुत सारे लोगों की मूर्ति, मतलब वो मिले हैं, कंकाल मिले हैं, बहुत से जैसे सांप हैं, बिच्छू हैं, कीड़े मकोड़े सब के सांप मिले, तो इसको कहा गया है पशुपति, यानी पशुओं के पति, पशुपति। ठीक है, पशुपत मिले हैं यहाँ, ये शिव जी कहना, अब तो शिव जी हम लोग कहते हैं, लेकिन पशुपत की मूर्ति मिली है। और क्या मिला है? सभागार। सभाएं यहाँ पे लगा करती थी, सभागार भी मिले हैं यहाँ पे, सभागार। ठीक है, राइटिंग हम इसलिए सही से बना के नहीं लिखते हैं ताकि आप लोग इसको पढ़ें, इस वीडियो को बार बार देखें। ठीक है, ये नहीं कि हमने राइटिंग अच्छी अच्छी बना के लिख दिया, आपने देख लिया और फिर जाके भूल गए, ठीक है, ऐसे नहीं याद होगा। जब इसको दोबारा देखेंगे इस वीडियो को तो तब जाके आपको याद होगा, इसीलिए हम राइटिंग सही नहीं बनाते हैं। ठीक है, और क्या क्या मिला है? नर्तकी। नर्तकी की मूर्ति, यानी जो नाचती हुई औरतों की या नर्तकी की मूर्ति है, वो किस चीज़ की बनी होती थी? इसमें कांसे की। कांसे की। कांसे की। कांसा क्या होता है? देखिए, पढ़ना है तो सही से पढ़िए। इसमें अब आ गया कांसा। अभी आपसे पूछ लिया जाए कांसा क्या होता है, तो कांसा क्या होता है? बताइए सर। कांसा जो होता है तांबा और टिन से मिला हुआ होता है। इसमें कांसा जो तांबा होता है और टिन होता है, तांबा प्लस टिन कांसा होता है। ठीक है, और तांबा का ढेर इसी में मिला है। इसी में जो है मोहनजोदड़ो में तांबे का ढेर, बहुत मात्रा में तांबा मिला है, क्योंकि तांबे का यूज हुआ करता था, इसीलिए इसको कांस्य युग या ताम्र युग भी कहा जाता है, यानी कांस्य युग कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को। दूसरा हमारा आ जाता है इसमें, और कौन नया एक नगर है, कौन सा स्थान इसमें मिला है हमको? दोस्तों, ये क्लास आपको अगर अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि हम एक नया वीडियो और इसको अच्छी तरीके से, यानी इसके और पार्ट लाएं। ठीक है, तो इसमें पढ़ते हैं हम नया स्थान कौन सा है? चनहुदड़ो। तीसरा स्थान है चनहुदड़ो।
हुदड़ो, चनहुदड़ो, ये कहाँ पे है? चनहुदड़ो कहाँ पे है? ये चनहुदड़ो जो है सिंध नदी पर है और ये इसकी खोज एनजी मजूमदार ने सन 1931 में किया था। किसने? एनजी मजूमदार ने सन 1931 में 1931 में किया था। और ये किस नदी के किनारे पर है? ये सिंध नदी के किनारे पर है और ये भी पंजाब में आता है। चनहुदड़ो कहाँ पे आता है? पंजाब में। ये हमारा होगा सुतकांगेडोर और यहाँ पे हमारा आ जाता है चनहुदड़ो और ये हमारा हो गया, ये पाकिस्तान होगा, ये इंडिया होगा। तो ये हमारा सुतकांगेडोर और ये आता था चनहुदड़ो आ जाता है। ठीक है, चनहुदड़ो की खोज किसने की थी? एनजी मजूमदार ने। एनजी मजूमदार, एनजी मजूमदार ने की थी और ये कब थी 1931 में की थी, 1931 में की थी। ये किस नदी के किनारे पर है? सिंध नदी के किनारे पर है। सिंध नदी के किनारे पर है। और ये किस जिले में है? नवाब शाह जिला, पाकिस्तान में नवाब शाह जिला है, वहां पे है। पाकिस्तान में नवाब शाह जिला है, पाकिस्तान में नवाब शाह जिला। और यहाँ से साक्ष्य क्या क्या मिले हैं? चनहुदड़ो के स्थल से साक्ष्य कौन कौन से हमको मिले हैं? चनहुदड़ो के यहाँ से हमको मिला है, ये जो चनहुदड़ो था इसको क्या कहा जाता था? इसको स्त्रियों का स्थान कहा जाता था। यहाँ पे स्त्रियों के ज़्यादा जो है साक्ष्य मिले हैं। स्त्रियों के साक्ष्य जैसे उनकी नेल पॉलिश हो गई, कंघी हो गई और क्या बोलते हैं ये सब लिपस्टिक वगैरह, ये सब इसके साक्ष्य वहाँ से मिले हैं। ठीक है, तो इसको फीमेल से जोड़ा गया है, फीमेल से संबंधित साक्ष्य यहाँ पे मिले हैं। और कौन से साक्ष्य मिले हैं? लड़कियों की क्या पसंद होता है? गुड़िया, गुड़िया खिलाना। तो यहाँ से गुड़िया जो है मिला है, लिख देता हूँ यहाँ पे कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं। नंबर 1 यहाँ लड़कियों से संबंधित था, ये स्त्रियों से संबंधित था, स्त्रियों से संबंधित ये था। और यहाँ पे क्या क्या मिला है हमको? नंबर 1 काजल, ठीक, कंघी, नेल पॉलिश, नेल पॉलिश। और क्या मिला है? गुड़िया। और क्या मिला यहाँ पे? सुई धागा, सुई और धागा, क्योंकि औरतों को ये काम बहुत पसंद होता है। चाहे वो मास्टरन बन जाए, स्कूल में बैठ के पढ़ाएंगी तब भी जो है सुई धागा लेके सिलती जरूर रहेंगी, बुनती रहेंगी। तो सुई धागा यहाँ से मिला है, धान लिख दिया, धागा। ठीक है, और क्या मिला यहाँ से? कुत्ते और बिल्ली के पंजों के निशान, कुत्ते और बिल्ली के पंजों के निशान मिले हैं। कैसे जाने कि ये कुत्ते का निशान है, ये बिल्ली का निशान है? कुत्ते के निशान, बिल्ली के निशान थोड़ा छोटे होते हैं और कुत्ते के निशान क्या होते हैं? बहुत तेजी से भागता। तो ऐसे ऐसे कुत्ते के निशान से समझ में आ गया, कुत्ते और बिल्ली के निशान यहीं से पाए गए हैं। और क्या है? अलंकृत ईंट, अलंकृत ईंट इसी में मिली है, अलंकृत ईंट। और क्या मिला यहाँ से? मर्द भाण भी हमने आपको बताया था। तो यहाँ पे अलंकृत मर्द भाण मिले हैं, यानी जो मटके हुआ करते थे उस पे जो है कलाकृत बनी हुआ करती थी, यहीं से मिले हुए हैं दोस्तों। और आ जाते हैं हम सुतकांगेडोर, जो भी आपको सबसे पहले बताया, ये सुतकांगेडोर यहाँ पे पड़ता है पाकिस्तान में। और इसमें क्या क्या साक्ष्य मिले हैं तो आप लोगों ने जान तो गए ही कि सुतकांगेडोर होता कहाँ पे है। ये पाकिस्तान में है और कहाँ, किस नदी के किनारे पर है? डास नदी के किनारे पर। ठीक है, तो इसमें क्या क्या मिला है? तो इसमें जो है, और इसकी सुतकांगेडोर की खोज, यानी इसकी खोज किसने की थी? सुतकांगेडोर में जो साक्ष्य मिले हैं, सन 1921 में डास नदी के किनारे पर ओइन स्टाइन ने इसकी खोज की थी। और फिर आ जाता है गुजरात में, अपने इंडिया में हम देखते हैं कौन कौन से यहाँ पे जो स्थल हैं वो पाए गए हैं। नंबर 1 है गुजरात में धौलावीरा। धौलावीरा का तो परीक्षाओं में बहुत ही पूछा जाता है कि धौलावीरा कहाँ पे है और किस नदी के किनारे पे है। और गुजरात में ही सबसे ज़्यादा स्थान पाए गए हैं इसके, लगभग 200 स्थान यहाँ से पाए गए हैं। नंबर 1 है धौलावीरा, धौलावीरा। ठीक है, तो धौलावीरा में क्या क्या मिला है? धौलावीरा हमारा कहाँ, किस नदी किनारे पर है? धौलावीरा हमारा गुजरात में है और ये जो है भोगवा नदी के किनारे, नहीं सॉरी,
उसको थोड़ा। गुजरात में कौन सा मिला हमारा? धौलावीरा। धौलावीरा यानी धौलावीरा की एक खास बात यह है कि जो यहाँ पे जो नगर में जो घर पाए गए वो कैसे थे, ये बड़ी रोड से। और ये धौलावीरा में जो घरों के निकास यानी मुख्य निकास हुआ करता था, वो कहाँ से हुआ करता था? वो सड़क पे हुआ करते थे। इसके जो निकास जो इसका मेन दरवाज़ा होता था सड़कों पे हुआ करते थे। बाकी जो जितने भी स्थल हैं, जितने भी जो यहाँ पे नगर पाए गए, उनके सबके निकास पीछे हुआ करते थे। ठीक है, तो धौलावीरा की एक खास बात है, यहाँ पे जो निकास बड़ी सड़क पे हुआ करते थे। दूसरा है रंगपुर, यहाँ पे आता है रंगपुर। और तीसरा आता है लोथल। लोथल किस नदी के किनारे पर है? भोगवा नदी के किनारे पर है। लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे पर है। और है सुरकोटदा। सुरकोटदा कहाँ है? सुरकोटदा जो है ये गुजरात में है। और यहाँ पे क्या क्या साक्ष्य मिले हैं सुरकोटदा से? घोड़े का कंकाल मिला हुआ है। ठीक है, घोड़े का कंकाल। और यहाँ से कलश भी मिला हुआ है, कलश और घोड़े। रंगपुर से क्या मिला हमको? धान की भूसी। धान की भूसी यहाँ से मिली है रंगपुर से। तो दोस्तों आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और इस वीडियो में आपने बहुत सी हमारे जो इतिहास के बारे में, प्राचीन इतिहास के बारे में बहुत सी चीज़ों को आपने जाना, समझा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। और इस वीडियो को जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और सब्सक्राइब करने से हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलेगा। धन्यवाद।